वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, पूर्व मध्यकाल के इतिहास को पढ़ रहे थे हम लोग। और पूर्व मध्यकालीन इतिहास में राजपूत के काल में दक्षिण भारतीय इतिहास को हम लोग देख रहे थे। दक्षिण भारतीय क्षत्रिय वंश, दक्षिण भारतीय राजपूत वंशों को देख रहे थे, जो कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं या 13वीं शताब्दी तक शासन करता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चालुक्य वंश को पूरा डिटेल में समाप्त किया, वेंगी, बादामी और कल्याणी के चालुक्य वंश। तो अगले राजपूत वंश को हम लोग देखेंगे, तो उस वंश का नाम है होयसल वंश, जो दक्षिण भारत के कर्नाटक के इलाके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। हालांकि जो कर्नाटक के एग्जाम होते हैं उनसे ये प्रश्न पूछे, उनमें प्रश्न ये ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो बिहार से संबंधित एग्जाम है वहां पे इनसे शायद प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं, पर केंद्रीय स्तर पर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो होयसल वंश के बारे में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। होयसल वंश, अगला राजपूत वंश है होयसल वंश। दक्षिण भारत का राजपूत वंश 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन। तो याद रखेंगे, होयसल वंश दक्षिण भारत का राजपूत वंश था, जो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक क्या किया, तो यह भारत में शासन किया, कर्नाटक के इलाके में। दक्षिण भारत का राजपूत वंश 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन। इसका साम्राज्य पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास चल रहे आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग तथा तमिलनाडु के कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी वाले हिस्सा पर कब्जा। 317 वर्ष शासन। और यह जो टोटल इलाका था मैसूर प्रदेश का इलाका था। तो याद रखेंगे कि ये जो होयसल वंश था, इनका साम्राज्य विस्तार पूरे मैसूर प्रदेश के इलाकों में था, अर्थात पश्चिम घाट पर्वत के आसपास चल रहे आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग तथा तमिलनाडु के कावेरी नदी के उपजाऊ घाटी वाले हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया था। कहां? तो पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास चल रहे आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग और तमिलनाडु के कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी वाले हिस्से पर इनका शासन था। 317 वर्ष इन्होंने शासन किया। इनकी प्रारंभिक राजधानी बेलूर थी और बाद में अंतिम एवं मूल राजधानी बनी हॉलेवीड, जिसका प्राचीन नाम था द्वार समुद्र, और इसका वर्तमान नाम क्या है, तो हॉलेवीड। याद रखेंगे, होयसल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी बेलूर और उसके बाद अंतिम और मूल राजधानी बना हॉलेवीड। वर्तमान में हॉलेवीड कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम था द्वार समुद्र। वही यादव वंशी का भी इलाका था द्वार समुद्र। ये इनका कुल क्या था, तो देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का इनका कुल था। इसलिए होयसल वंश के शासकों के द्वारा उत्कीर्ण लेखों में स्वयं को यादव कुल तिलकय की संज्ञा। तो याद रखेंगे कि इनका जो कुल था यादवों का वंश का कुल था, कि देवगिरी के यादव वंश के समान ही इनका भी कुल था। द्वार समुद्र के यादव कुल का इनका कुल था। इसलिए होयसल वंश के शासकों द्वारा उत्कीर्ण लेखकों में ये अपने आप को क्या कहे हैं, तो यादव कुल तिलकय की संज्ञा अपने आप को इन्होंने दिया है। तो इनका कुल देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का इनका वंश मूल था। इसलिए ये अपने आप को लेख में क्या लिखे हुए हैं, तो यादव कुल तिलकय। इनकी प्रारंभिक स्थिति सामंती राजाओं की तरह थी।
ये कभी दक्षिण के चोलों और कभी कल्याणी के चालुक्य राजाओं के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। अर्थात जब कोई चोल शासक बहुत प्रतापी होता तो वह होयसलों को अपने बस में कर लेता था, पर जब कोई चालुक्य राजा दक्षिण की ओर अपनी शक्ति का प्रसार करने में समर्थ होता तो वह उन्हें अपने अधीन कर लेता था। तो यह जो होयसल शासक थे कभी चोलों के अधीन शासन करते थे तो कभी चालुक्यों के अधीन, क्योंकि जब चोल शासक बहुत प्रतापी हो जाते थे तो उनके अधीन होयसल के शासक चले जाते थे, और जब चालुक्य वंश के शासक प्रतापी हो जाते थे तो उनके अधीन काम करते थे होयसल वंश के शासक। तो याद रखेंगे इनकी प्रारंभिक स्थिति सामंती राजाओं की तरह थी। किसके अंदर में? तो चोल और चालुक्यों के अंदर। ये कभी दक्षिण के चोलों और कभी कल्याणी के चालुक्य राजाओं के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। अर्थात जब कोई चोल शासक बहुत प्रतापी होता तो वह होयसलों को अपने वश में कर लेता, पर जब कोई चालुक्य राजा दक्षिण की ओर अपनी शक्ति का प्रसार करने में समर्थ होता तो वह उन्हें अपने अधीन कर लेता था। याद रखेंगे। तो यह था होयसल वंश का परिचय। अब हम लोग इसके शासक पर आते हैं। इसके कौन कौन से शासक हुए थे? तो सबसे पहला निरितकाम द्वितीय। निरितकाम द्वितीय 1026 से 1047 ईस्वी तक यह चालुक्यों के अधीन करने वाला शासक था, सामंत था। उसके बाद इसका पुत्र निरितकाम द्वितीय का पुत्र विनयादित्य होयसल जो 1047 से 1098 ईस्वी तक था। इसके बाद इसका पुत्र एरियांग जो 1098 से 1102 ईस्वी तक था। इसके बाद वीर बल्लाल प्रथम 1102 से 1110 ईस्वी तक। इसके बाद इसका पुत्र विष्णुवर्धन जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है। विष्णुवर्धन 1110 ईस्वी से 1141 ईस्वी। इसके बाद इसका पुत्र नरसिंह प्रथम 1141 से 1173। इसके बाद इसका पुत्र जो सबसे शक्तिशाली शासक था होयसल वंश का वीर बल्लाल द्वितीय 1173 से 1220 ईस्वी। इसके बाद वीर बल्लाल द्वितीय का पुत्र वीर नरसिंह द्वितीय 1220 ईस्वी से 1235 ईस्वी। इसके बाद वीर नरसिंह द्वितीय का पुत्र वीर सोमेश्वर 1235 से 1254 ईस्वी। इसके बाद नरसिंह तृतीय 1254 से 1291 ईस्वी। इसके बाद वीर बल्लाल तृतीय यह सबसे अंतिम महान शासक था होयसल वंश का 1292 से 1343 ईस्वी। और सबसे अंतिम वीर बल्लाल चतुर्थ। हालांकि वीर बल्लाल तृतीय को ही अंतिम शासक माना जाता है, लेकिन वीर बल्लाल चतुर्थ एक सामंत के रूप में शासन करता है और उसके बाद इस वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है विजयनगर के एम्पायर के रूप में। तो इसके बाद विजयनगर का साम्राज्य स्थापित होता है और हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई इनका अस्तित्व समाप्त करके एक नए वंश की शुरुआत करते हैं विजयनगर की। तो सबसे पहले निरितकाम द्वितीय होयसल वंश का शासक यह चालुक्यों के अधीन था। याद रखेंगे, चालुक्यों के अधीन यह होयसल वंश का शासक था, स्वतंत्र शासक नहीं था। इसके बाद इसका पुत्र विनयादित्य होयसल। विनयादित्य होयसल इसने सोवासिर की राजधानी के साथ मैसूर के एक छोटे क्षेत्र का उत्कीर्ण एवं उस पर शासन। तो विनयादित्य होयसल ने सोवासिर को राजधानी बनाकर मैसूर के एक छोटे क्षेत्र पर शासन किया। याद रखेंगे, सोवासिर की राजधानी के साथ मैसूर के एक छोटे क्षेत्र का उत्कीर्ण। तो सोवासिर नामक एक जगह को इसने राजधानी बना के मैसूर के एक छोटे से क्षेत्र पर इसने क्या किया? तो स्थापना किया, उत्कीर्ण किया, शासन किया। और उस पर क्या किया? शासन किया। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के अधीन शासन। तो इसका जो शासक था वह कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के अधीन रहा। यह भी स्वतंत्र शासक नहीं था।
इसके बाद इसका पुत्र एर्यंग होयसल वंश का शासक, चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के अधीन। तो यह एर्यंग भी एक विक्रमादित्य षष्ठ का सामंत था, उसके अधीन शासन किया, यह भी स्वतंत्र शासक नहीं था। इसके बाद इसका पुत्र वीर बल्लाल प्रथम विक्रमादित्य षष्ठ के अधीन शासन, एर्यंग का पुत्र। तो यह भी विक्रमादित्य षष्ठ के अधीन शासन किया, किसने? वीर बल्लाल प्रथम ने, जो एर्यंग का पुत्र था। इसने एक उपाधि धारण की थी, त्रिभुवन मल्ल। तो वीर बल्लाल प्रथम ने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक संस्थापक विष्णुवर्धन शासक बनता है, वीर बल्लाल प्रथम का पुत्र। यह जो विष्णुवर्धन था, विष्णुवर्धन होयसल वीर बल्लाल प्रथम का पुत्र था। होयसल वंश का वीर एवं प्रतापी शासक, अनेक युद्ध किया तथा राज्य विस्तार किया। तो यह जो विष्णुवर्धन था, होयसल वंश का एक वीर एवं प्रतापी शासक था, जिसने कई युद्ध किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया। नाम मात्र के ही चालुक्यों के अधीन, बाद में राज्यों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कर अन्य राज्यों पर आक्रमण पर आरंभ। तो यह चालुक्यों के अधीन नाम मात्र का शासक था। इसी कारण बाद में इसने राज्यों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त करके अन्य राज्यों पर आक्रमण आरंभ कर दिया। याद रखेंगे कि नाम मात्र के ही चालुक्यों के अधीन था यह कौन? विष्णुवर्धन। और बाद में राज्यों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त करके अन्य राज्यों पर आक्रमण करना यह विष्णुवर्धन प्रारंभ कर दिया। चोल, पांड्य और मालाबार को पराजित कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तो इस विष्णुवर्धन ने चोल, पांड्य और मालाबार को पराजित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। याद रखेंगे कि चोल, पांड्य और मालाबार को पराजित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रारंभ में जैन मतावलंबी, पर बाद में प्रख्यात वैष्णव आचार्य रामानुज के प्रभाव से वैष्णव मतावलंबी। तो प्रारंभ में यह विष्णुवर्धन जैन अनुयायी था, जैन मतावलंबी था, लेकिन बाद में प्रख्यात वैष्णव आचार्य रामानुज के संपर्क में आने पर इसने वैष्णव अनुयायी का रूप धारण कर लिया, अर्थात यह वैष्णव मतावलंबी हो गया। तो प्रारंभ में जैन मतावलंबी, पर बाद में प्रख्यात वैष्णव आचार्य रामानुज के प्रभाव से वैष्णव मतावलंबी। मत परिवर्तन के बाद अपने पहले का नाम बिट्टू या बिट्टू देव को त्याग कर विष्णुवर्धन नामकरण। तो जब वह जैन मतावलंबी था विष्णुवर्धन, तो उसका मूल नाम था बिट्टू। याद रखेंगे, बिट्टू या बिट्टी देव। लेकिन जब उसने वैष्णव धर्म को अपनाया तो उसने अपना नाम विष्णुवर्धन कर लिया। याद रखेंगे कि मत परिवर्तन के बाद अपने पहले का नाम बिट्टू या बिट्टी देव को त्याग कर विष्णुवर्धन नामकरण। राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक होलेबिड परिवर्तन। तो इसने राजधानी को कहां परिवर्तित कर दिया? तो बेलूर से उठाकर द्वार समुद्र में परिवर्तित कर दिया। तो याद रखेंगे कि विष्णुवर्धन ने जो राजधानी बनाया वह कहां बनाया? तो होलेबिड को, वर्तमान होलेबिड नाम है और जिसका पुराना नाम था द्वार समुद्र। तो विष्णुवर्धन ने इस होयसल वंश की राजधानी को बेलूर से हटा के द्वार समुद्र कर दिया, जिसका आधुनिक नाम है होलेबिड। याद रखेंगे होलेबिड। होलेबिड में सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 11 सज्जा पट्टियों का होयसलेश्वर मंदिर और प्रत्येक पट्टी 700 फुट या इससे अधिक लंबी और सभी पट्टियां हाथी, सिंह, अश्वारोही, वृक्षलता, पशु पक्षी आदि विविध अलंकरणों से सुसज्जित। तो इसने हॉलीवुड में सुंदर एवं विशाल मंदिरों का निर्माण किया,
जिसमें इसका सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था 11 सज्जा पट्टियों का निर्मित होयसलेश्वर मंदिर, जिसमें प्रत्येक पट्टी 700 फीट या इससे अधिक लंबी थी। याद रखेंगे। और सभी पट्टियां हाथी, सिंह, अश्वारोही, वृक्षलता, पशु पक्षी आदि विविध उपकरणों से सुसज्जित था। याद रखेंगे कि इसने विष्णुवर्धन में हॉलेबीड को अपनी राजधानी बनाया, अर्थात द्वार समुद्र को। द्वार समुद्र प्राचीन नाम था हॉलेबीड का। तो उस हॉलेबीड में अनेक मंदिरों का, सुंदर एवं विशाल मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 11 सज्जा पट्टियों का होयसलेश्वर मंदिर। याद रखेंगे, इस तरह का पट्टी 11, इस तरह मंदिर का 11 पट्टी याद रखेंगे। तो इस 11 पट्टियों का होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किया और प्रत्येक पट्टी 700 फीट लंबी और सभी पट्टियां हाथी, सिंह, अश्वारोही, वृक्षलता, पशु पक्षी आदि विविध अलंकरणों से सुसज्जित था। कुछ आलोचकों के अनुसार होयसलेश्वर मंदिर मानव श्रम और कौशल का सर्वाधिक अनूठा उदाहरण, क्योंकि यहाँ के मंदिरों का निर्माण भवन के समान ऊंचे ठोस चबूतरों पर। याद रखेंगे कि कुछ आलोचकों ने होयसलेश्वर के मंदिर को मानव श्रम और कौशल का सर्वाधिक अनूठा उदाहरण बताया है, क्योंकि यहाँ के मंदिरों का निर्माण भवन के समान ऊंचे चबूतरे पर हुआ था। याद रखेंगे, इसीलिए कुछ आलोचकों ने इस मंदिर को क्या कहा है, तो मानव श्रम और कौशल का एक अनूठा उदाहरण, क्योंकि यहाँ के मंदिरों का निर्माण किस पे हुआ था, तो भवन के समान ऊंचे चबूतरों पर। 1110 ईस्वी में द्वार समुद्र में राज्याभिषेक तथा 1141 ईस्वी में मृत्यु। तो इस विष्णुवर्धन का 1110 ईस्वी में द्वार समुद्र में राज्याभिषेक हुआ और 1141 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। विनयादित्य के परिवार का प्रथम विशिष्ट शासक। तो विनयादित्य के परिवार का यह पहला विशिष्ट शासक था, क्योंकि यह स्वतंत्र हो चुका था चालुक्यों के प्रभाव से और इसने कई राज्यों को जीता भी, साम्राज्य का प्रदर्शन किया। तो विनयादित्य के परिवार का प्रथम विशिष्ट शासक था। कुलोत्तुंग चोल से गंगवली नामक शहर पर कब्जा एवं गंगवली चालुक्यों एवं चोल साम्राज्य के बीच मध्य केंद्र स्थापित। तो इसने विष्णुवर्धन ने चोल शासक कुलोत्तुंग से गंगवली नामक शहर पर कब्जा किया और वह गंगवली शहर चोल शासक, चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य का एक मध्य बिंदु हो गया। अर्थात उसने दोनों साम्राज्य को अलग अलग बांट दिया, अर्थात एक तरफ चोल साम्राज्य और दूसरी तरफ चालुक्य साम्राज्य। तो कुलोत्तुंग चोल से गंगवली नामक शहर पर कब्जा एवं गंगवली चालुक्यों एवं चोल साम्राज्य के बीच मध्य केंद्र स्थापित हो गया। याद रखेंगे। अगला शासक नरसिंह प्रथम, कमजोर एवं अयोग्य शासक एवं विष्णुवर्धन का पुत्र। तो इसके बाद अगला जो शासक बनता है विष्णुवर्धन के बाद, वह नरसिंह प्रथम था, जो कमजोर एवं अयोग्य शासक और विष्णुवर्धन का पुत्र था। तो अगला शासक विष्णुवर्धन का पुत्र नरसिंह प्रथम बनता है, जो एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था और वह विष्णुवर्धन का पुत्र था। 1117 ईस्वी में बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण 178 फीट लंबा, 156 फीट चौड़ा, मंदिर के चारों ओर वेष्टिनी, जिसमें 3 ओर तोरण द्वार पर रामायण तथा महाभारत से लिए गए अनेक सुंदर दृश्यों का अंकन, मंदिर के भीतर भी कई मूर्तियां, सबसे सुंदर एवं चित्ताकर्षक सरस्वती देवी का नृत्य मुद्रा में बनी मूर्ति चित्र। याद रखेंगे
कि 1170 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने बेलूर में एक चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया, जो 178 फीट लंबा था, 156 फीट चौड़ा है और मंदिर के चारों ओर वेष्टनी बना हुआ है, जिसमें 3 ओर तोरण द्वार है। इस तरह के द्वार को तोरण द्वार कहते हैं, जो कि दक्षिण के मंदिरों में हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और ऐसे सुसज्जित अवस्था को हम लोग वेष्टनी कहते हैं। तो दक्षिण के भारत के मंदिरों में ये सभी कलाकृतियां मौजूद है, खास करके कर्नाटक के इलाकों में। तो विष्णुवर्धन के द्वारा 1117 ईस्वी में बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया, जो 178 फीट लंबा है, 156 फीट चौड़ा है, मंदिर के चारों तरफ वेष्टनी है और जिसमें 3 तोरण द्वार है, और तोरण द्वारों पर रामायण तथा महाभारत से लिए गए अनेक सुंदर दृश्यों का अंकन है, अर्थात महाभारत और रामायण के अनेक सुंदर दृश्यों का वहां पे क्या है तो लिखा गया है। मंदिर के भीतर भी कई मूर्तियां हैं, जिसमें सबसे सुंदर और चित्त आकर्षक मूर्ति है सरस्वती देवी का नृत्य मुद्रा में बनी मूर्ति चित्र। याद रखेंगे कि 1117 ईस्वी में बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो 178 फीट लंबा है, 156 फीट चौड़ा है, मंदिर के चारों ओर वेष्टनी बना हुआ है और प्रत्येक वेष्टनी में 3 ओर से तोरण द्वार बने हैं, और तोरण द्वारों पर रामायण और महाभारत से लिए गए अनेक सुंदर दृश्यों का अंकन है, और मंदिर के भीतर भी कई मूर्तियां हैं, जिसमें से सबसे सुंदर एवं चित्त आकर्षक जो मूर्ति है वह सरस्वती देवी का नृत्य मुद्रा में सबसे सुंदर आकृति है। तो यह मूर्ति चित्र सबसे सुंदर है सरस्वती देवी का। होयसलेश्वर मंदिर शिखर विहीन एवं 160 फीट लंबा और 122 फीट चौड़ा। तो जो होयसलेश्वर मंदिर बनाया था विष्णुवर्धन ने, तो वह शिखर विहीन था, अर्थात उसके शिखर का अता पता नहीं, वह शिखर विहीन था, उसके ऊपर कोई शिखर नहीं है, और यह 160 फीट लंबा और 122 फीट चौड़ा है। तो होयसलेश्वर मंदिर शिखर विहीन है, उसके ऊपर कोई शिखर नहीं है, और वह 160 फीट लंबा और 122 फीट चौड़ा। तो यह तो था होयसल वंश का प्रारंभिक इतिहास एवं कुछ शासक। इसके बाद हम लोग इसके अन्य शासकों को देखेंगे और यह होयसल वंश समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। हम लोग होयसल वंश के बारे में पढ़ रहे थे और होयसल वंश के कुछ शासकों को देखा, तो चलिए उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमने नृप काम द्वितीय, विक्रमादित्य होयसल, एर्यंग और वीर बल्लाल प्रथम और विष्णुवर्धन सहित नरसिंह प्रथम को हमने देख लिया। तो चलिए उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो होयसल वंश का अगला जो शासक बनता है उसका नाम था वीर बल्लाल द्वितीय, जो कि इस होयसल वंश का एक महान प्रतापी शासक था। तो वीर बल्लाल द्वितीय यादव वंशी शासक भिल्लम पंचम पर विजय, भिल्लम पंचम की युद्ध स्थल पर ही मृत्यु 1187 ईस्वी में। तो 1187 ईस्वी में वीर बल्लाल द्वितीय ने यादव वंशी शासक भिल्लम पंचम को पराजित किया और भिल्लम पंचम की युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हो गई। कब? 1187 ईस्वी में। होयसलों को पूर्ण स्वतंत्र बनाया।
1192 से 1193 ईस्वी में, एवं होयसलों को दक्षिण भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। तो 1192 से 1193 ईस्वी में वीर बल्लाल द्वितीय ने होयसल वंश को पूर्ण स्वतंत्र बनाया। साथ ही साथ होयसल वंश को दक्षिण भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। किसने? तो वीर बल्लाल द्वितीय ने। याद रखेंगे कि 1192 से 1193 ईस्वी में वीर बल्लाल द्वितीय ने होयसल वंश को पूर्ण स्वतंत्र बनाया और होयसलों को दक्षिण भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। याद रखेंगे, होयसल वंश का सबसे महान शासक 1220 ईस्वी में मृत्यु। तो यह जो वीर बल्लाल द्वितीय था, होयसल वंश का सबसे महान शासक था और इसकी मृत्यु 1220 ईस्वी में होती है। कब? 1220 ईस्वी में। अमृतेश्वर मंदिर का निर्माण। तो याद रखें कि वीर बल्लाल द्वितीय ने एक मंदिर का निर्माण किया था जिसका नाम था अमृतेश्वर मंदिर। क्या याद रखेंगे? अमृतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वीर बल्लाल द्वितीय ने। नरसिंह प्रथम का पुत्र एवं विष्णुवर्धन का पौत्र। तो यह जो वीर बल्लाल द्वितीय था, नरसिंह प्रथम का पुत्र था और विष्णुवर्धन का पौत्र अर्थात नाती था। तो याद रखेंगे कि नरसिंह वर्मन का पुत्र कौन था? तो वीर बल्लाल द्वितीय, और यह विष्णुवर्धन का पौत्र भी था अर्थात नाती था। इसका साम्राज्य विस्तार कहां तक? तो मैसूर तक। याद रखेंगे कि वीर बल्लाल द्वितीय का साम्राज्य विस्तार कहां तक हुआ? तो मैसूर तक। इसके बाद अगला शासक आता है वीर नरसिंह द्वितीय, जो कि वीर बल्लाल द्वितीय का पुत्र था। तो अगला शासक आता है वीर नरसिंह द्वितीय। वीर बल्लाल द्वितीय का पुत्र एवं होयसल वंश का अगला शासक। तो वीर नरसिंह द्वितीय वीर बल्लाल द्वितीय का पुत्र था और होयसल वंश का अगला शासक था। एक यादव वंशी शासक सिंघन के द्वारा आक्रमण। सिंघन का कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी के इलाके पर कब्जा। सिंघन का अपने पितामह अर्थात दादा के अपमान और पराजय का प्रतिशोध। याद रखेंगे कि एक यादव वंशी शासक सिंघन, वह अपने दादा के अपमान और पराजय का बदला लेना चाहता था। तो इसी उद्देश्य से वह वीर नरसिंह द्वितीय पर आक्रमण करता है और वह वीर नरसिंह द्वितीय को पराजित करके कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी के इलाके पर कब्जा कर लेता है। याद रखेंगे कि एक यादव वंशी शासक सिंघन के द्वारा आक्रमण, सिंघन का कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी के इलाके पर कब्जा, सिंघन का अपने पितामह के अपमान और पराजय का प्रतिशोध। तो सिंघन अपने पितामह अर्थात दादा के अपमान और पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए वीर नरसिंह द्वितीय पर हमला करता है और वीर नरसिंह द्वितीय को पराजित करके कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के इलाके पर कब्जा कर लेता है। मार वर्मन सुंदर पांड्य, जो कि एक पांड्य शासक था, उस पर विजय। तो वीर नरसिंह द्वितीय ने मार वर्मन सुंदर पांड्य, जो कि एक पांड्य शासक था, तो उस पर विजय प्राप्त करता है। पांड्य शासक मार वर्मन सुंदर पांड्य को पराजित करता है। चोल वंश का शासक राजा राज तृतीय को नियुक्त किया। तो यह वीर नरसिंह द्वितीय ने चोल वंश का शासक किसे नियुक्त किया? तो राजाराम तृतीय को। याद रखेंगे कि वीर नरसिंह द्वितीय ने राजाराम तृतीय को चोल वंश का शासक नियुक्त किया। रामेश्वरम, जो कि चेन्नई में है, विजय स्तंभ का निर्माण। तो इस वीर नरसिंह द्वितीय ने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया। तो रामेश्वरम चेन्नई में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा? तो वीर नरसिंह द्वितीय के द्वारा। इसके बाद अगला शासक आता है वीर सोमेश्वर।
जो वीर नरसिंह द्वितीय का पुत्र था एवं कमजोर शासक था। तो अगला जो शासक होता है वीर नरसिंह द्वितीय का पुत्र वीर सोमेश्वर, जो एक कमजोर शासक था। उसके बाद अगला शासक बनता है नरसिंह तृतीय। नरसिंह तृतीय, तो नरसिंह तृतीय वीर सोमेश्वर का पुत्र था एवं अगला होयसल शासक बनता है। तो नरसिंह तृतीय वीर सोमेश्वर का पुत्र था और अगला होयसल शासक बनता है। भाई और कन्नूर के राजा रामनाथ से लड़ाई चलता रहा। तो नरसिंह तृतीय की लड़ाई इसके भाई जो कि कन्नूर का राजा था, उसका नाम था रामनाथ, तो उससे नरसिंह तृतीय की लड़ाई चलती रही। तो नरसिंह तृतीय की लड़ाई उसके भाई जो कि कन्नूर का राजा था, उसका नाम था रामनाथ, तो उससे चलता रहा। इसके बाद इसका पुत्र वीर बल्लाल तृतीय, जो कि अंतिम महान शासक था इस होयसल वंश का। तो होयसल वंश का सबसे अंतिम महान शासक जिसका नाम था वीर बल्लाल तृतीय, यह अगला शासक बनता है। होयसल वंश का अंतिम महान शासक कौन? तो वीर बल्लाल तृतीय। 1311 ईस्वी में पांड्य शासक मारवर्मन सुंदर पांड्य को वीर पांड्य की जगह पांड्य राजा नियुक्त करके तमिल देश के मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया। वीर पांड्य और मारवर्मन सुंदर पांड्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो याद रखेंगे कि वीर बल्लाल तृतीय ने वीर पांड्य और मारवर्मन सुंदर पांड्य जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, तो उनके मामले को सफलतापूर्वक सुलझाया। कैसे? तो 1311 ईस्वी में पांड्य शासक मारवर्मन सुंदर पांड्य को वीर पांड्य की जगह पांड्य वंश का अगला राजा नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार तमिल देश के मामलों का उसने सफलतापूर्वक समाधान किया। हालांकि वीर पांड्य और मारवर्मन सुंदर पांड्य दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे। तो 1311 ईस्वी में पांड्य शासक मारवर्मन सुंदर पांड्य को वीर पांड्य की जगह पांड्य राजा नियुक्त करके तमिल देश के मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया। किसने? तो वीर बल्लाल तृतीय ने। हालांकि वीर पांड्य और मारवर्मन सुंदर पांड्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इसके प्रमुख सेनापति याद रखेंगे, यह पूछा जाता है कि वीर बल्लाल तृतीय के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो दो भाई थे, हरिहर प्रथम या और बुक्का प्रथम, जिन्हें हरिहर एवं बुक्का के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, जिसकी राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। बहुत ही सुंदर नगर की स्थापना की कर्नाटक में, हम्पी। तो इसके सेनापति दो भाई हरिहर एवं बुक्का, जिन्हें हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखेंगे, ये दोनों भाई थे और दोनों सेनापति थे किसके? तो वीर बल्लाल तृतीय के, और इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखेंगे। तमिल मामलों में उलझे रहने के कारण उत्तरी सीमा पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का कब्जा एवं पूरी तरह से लूट कब? 1310 ईस्वी में। शांति स्थापित करने के प्रतीक स्वरूप बल्लभ तृतीय के द्वारा विरूपक्ष बल्लाला अर्थात इसका पुत्र वीर बल्लाल चतुर्थ को दिल्ली भेजा गया। विरूपक्ष बल्लाला 1313 ईस्वी में वापस लौट आया। तो याद रखेंगे कि तमिल मामलों में उलझे रहने के कारण होयसल के उत्तरी सीमा पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर कब्जा कर लेता है और वहां पर पूरी तरह से लूटपाट मचाता है, उसे पूरा लूट लेता है। कब? 1310 ईस्वी में। तो 1310 ईस्वी में चूंकि यह जो वीर बल्लाल तृतीय था,
यह तमिल के मामलों में उलझा हुआ था। कहां पे? तो वीर पांड्य और सुंदर बर्मन पांड्य को शासक नियुक्त करने के मामले में। तो उधर उत्तरी सीमा खाली हो गया था। तो इसी का लाभ उठाकर जो अलाउद्दीन खिलजी का उस समय दिल्ली सल्तनत प्रशासन था, तो उसका सेनापति मलिक काफूर दक्षिण के अभियान पर चलता है और मलिक काफूर इस उत्तरी सीमा पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है और वहां पे लूटपाट मचाता है। और इसकी शांति स्थापना करने के लिए, शांति स्थापना के प्रतीक के रूप में यह अपने पुत्र वीर बल्लाल तृतीय, अपने पुत्र वीर विरूपाक्ष बल्लाला, जिसे वीर बल्लाल चतुर्थ भी कहते थे, तो उसे दिल्ली भेजा। लेकिन 1313 ईस्वी में वह वापस लौट आया इस मामले को सुलझाकर। तो तमिल मामलों में उलझे रहने के कारण उत्तरी सीमा पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का कब्जा एवं पूरी तरह से लूट कब? 1310 ईस्वी में। शांति स्थापित करने हेतु, शांति स्थापित करने के प्रतीक स्वरूप बल्लाल तृतीय के द्वारा वीर विरूपाक्ष बल्लाला अर्थात वीर बल्लाल चतुर्थ को दिल्ली भेजा गया। किसके द्वारा? तो वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा। और 1313 ईस्वी में विरूपाक्ष बल्लाला वापस लौट आता है मामले को सुलझाकर। 1318 ईस्वी तक होयसल साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो चुका था और देवगिरी पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया था। तुंगभद्रा नदी के मुहाने पर स्थित कांपिल्य नामक एक छोटा राज्य जिसकी राजधानी कुमाता थी, वर्तमान हम्पी के निकट केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आया। कांपिल्य पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा। तो 1318 ईस्वी तक होयसल साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और देवगिरी पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया था। इसके बाद जब देवगिरी पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया, तो इसके बाद तुंगभद्रा के नदी के मुहाने पर कांपिल्य नामक एक छोटा सा नगर की स्थापना किया। किसने? तो वीर बल्लाल तृतीय ने, और उसे अपनी राजधानी घोषित कर दी। और उसके राजधानी का नाम क्या था? तो कुमाता। याद रखेंगे कि उसके राजधानी का नाम था कुमाता, जो वर्तमान में हम्पी के निकट है। याद रखेंगे, वर्तमान हम्पी के निकट। और उसे केंद्र, और वही जो कुमाता था वह केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन उस कांपिल्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। याद रखेंगे कि 1318 ईस्वी तक होयसल साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और देवगिरी पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया। इसके बाद तुंगभद्रा नदी के मुहाने पर स्थित कांपिल्य नामक एक छोटा सा राज्य जिसकी राजधानी कुमाता बनी। किसने बनाया? तो वीर बल्लाल तृतीय ने। और वह कुमाता जो कि वर्तमान हम्पी के निकट है, वह केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आया और कांपिल्य पर बाद में अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है। 1327 ईस्वी में वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा दिल्ली के सुल्तान का समर्थन नहीं करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का हैलीबीड पर हमला। 1336 ईस्वी तक होयसल को छोड़कर भारत के सभी हिंदू सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मदुरै सल्तनत की स्थापना कब? 1342 ईस्वी में। तो 1327 ईस्वी में वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा दिल्ली के सुल्तान का समर्थन नहीं करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का हैलीबीड पर हमला होता है। याद रखेंगे। तो 1327 ईस्वी में वीर बल्लाल तृतीय दिल्ली के सुल्तान को समर्थन नहीं करता है। तो इसी के विरोध में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति
मलिक काफूर हैलीबीड पर हमला करता है और 1336 ईस्वी तक होयसल को छोड़कर भारत के सभी हिंदू सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने 1342 ईस्वी में मदुरै सल्तनत की स्थापना की, मदुरै पर कब्जा करके। तो 1327 ईस्वी में वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा दिल्ली के सुल्तान को समर्थन नहीं देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हैलीबीड, जिसका नाम था मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति क्या था? मलिक काफूर। हमने इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के वीडियो में बताया है पूरा डिटेल में कि यह एक किन्नर था और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था और यह अलाउद्दीन खिलजी का दाहिना हाथ था। पूरे दक्षिण के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही भेजा था। तो 1327 ईस्वी में वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा दिल्ली के सुल्तान को समर्थन नहीं करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का हैलीबीड पर हमला होता है और 1336 ईस्वी तक होयसल को छोड़कर भारत के सभी हिंदू सल्तनत पर, हिंदू इलाके पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा करके एक मदुरै सल्तनत की स्थापना की। कब? 1342 ईस्वी में। 1342 ईस्वी में, याद रखेंगे। वीर नरसिंह द्वितीय के बाद शेष होयसल राजाओं का इतिहास अंधकार में। तो वीर नरसिंह द्वितीय के बाद शेष होयसल राजाओं का जो इतिहास था वह क्या था? तो अंधकार में था। याद रखेंगे कि वीर नरसिंह द्वितीय के बाद शेष जितने सारे होयसल राजा थे उनका इतिहास क्या था? तो अंधकार में था। अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होने के बाद वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा तिरुवन्नामलई को नई राजधानी की घोषणा एवं मुस्लिम आक्रमण को टक्कर देने हेतु तुंगभद्रा नदी के निकट होसपटन्ना नामक दूसरी राजधानी का निर्माण, जिसका बाद में नाम क्या हो गया? तो विजयनगर, जिसका बाद में नाम हुआ विजयनगर। यही विजयनगर इसके बाद एक महान साम्राज्य बनता है, जो कि एक खूबसूरत साम्राज्य में भी गिनती होता है, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की, जो इसका सेनापति था। किसका? तो वीर बल्लाल तृतीय का। तो अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होने के बाद वीर बल्लाल तृतीय ने तिरुवन्नामलई को नई राजधानी बनाई और मुस्लिम आक्रमण को टक्कर देने के लिए तुंगभद्रा नदी के निकट एक और नगर की स्थापना की, एक और राजधानी के निर्माण किया, जिसका नाम था होसपटन्ना, जिसे बाद में विजयनगर नाम दिया गया। तो याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होने के बाद वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा तिरुवन्नामलई को नई राजधानी की घोषणा की गई एवं मुस्लिम आक्रमण को टक्कर देने के लिए तुंगभद्रा नदी के निकट एक और राजधानी का निर्माण किया गया, जिसका नाम था होसपटन्ना, और यही होसपटन्ना बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वीर बल्लाल तृतीय का एक प्रमुख परामर्शदाता था, परामर्श देने वाला था, जिसका नाम था संगमा। तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी शहर के निकट होयसल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से का संरक्षक। तो यह जो संगमा था वह तुंगभद्रा नदी के निकट, तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी शहर के निकट होयसल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से का संरक्षक था, जो कि वीर बल्लाल तृतीय का प्रमुख संरक्षक था। उसका नाम क्या था? संगमा। तो वीर बल्लाल तृतीय का प्रमुख परामर्शदाता कौन था? संगमा, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी शहर के निकट होयसल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से का संरक्षक था। याद रखेंगे संगमा। संगमा के सबसे बड़े पुत्र हरिहर प्रथम को महामंडलेश्वर की उपाधि मिली।
अर्थात कई छोटे शासकों का सरदार। तो इसी का पुत्र था हरिहर एवं बुक्का, किसका? संगमा का, जो कि प्रमुख परामर्शदाता था, किसका? तो तृतीय का, वीर बल्लाल तृतीय का। तो इस संगमा के सबसे बड़े पुत्र हरिहर प्रथम को वीर बल्लाल तृतीय ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। महामंडलेश्वर का मतलब कई छोटे शासकों का सरदार बना दिया, याद रखेंगे। और छोटे पुत्र का नाम था बुक्का प्रथम, बड़े पुत्र का नाम था हरिहर प्रथम। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जहां पर कृष्णराज नामक एक महान शासक होते हैं। कृष्णराज, जिसे आंध्र भोज की संज्ञा दी गई थी। तो संगमा के सबसे बड़े पुत्र हरिहर प्रथम को महामंडलेश्वर की उपाधि अर्थात कई छोटे शासकों का सरदार किसने बनाया? तो वीर बल्लाल तृतीय ने। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के सैन्य नेतृत्व में दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का बल्लाल तृतीय द्वारा रोक। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के सैन्य नेतृत्व में वीर बल्लाल तृतीय ने दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण को रोक दिया। वीर बल्लाल द्वारा मदुरै में सेनापतियों पर हमला करने हेतु स्वयं एक सैन्य अभियान, बुक्का पुनः एकीकृत साम्राज्य का युवराज घोषित, पुनर्एकीकृत साम्राज्य का युवराज घोषित। तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के सैन्य नेतृत्व में दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण को रोकने में सफल हो गया। कौन? तो वीर बल्लाल तृतीय। उस समय वीर बल्लाल मदुरै में स्वयं सेना का अभियान कर रहा था, स्वयं सेनापति का अभियान कर रहा था। और इस प्रकार एक बार फिर से मदुरै पर वीर बल्लाल तृतीय का कब्जा हो गया और बुक्का को पुनर्एकीकृत साम्राज्य का युवराज घोषित किया गया। किसे? बुक्का को पुनर्एकीकृत साम्राज्य का युवराज घोषित किया गया। कब? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी के लड़ाई में जीता गया होयसल साम्राज्य विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध। और 1336 ईस्वी में जो साम्राज्य जीता गया वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा, उसे विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध किया गया। वह शहर विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में जो क्षेत्र जीता वीर बल्लाल तृतीय ने, वह सभी साम्राज्य विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1343 ईस्वी में मदुरै पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो जाता है। वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु हो जाती है और होयसल का अंतिम महान शासक समाप्त हो जाता है। तो 1343 ईस्वी में दिल्ली मदुरै पर दिल्ली सल्तनत का एक बार फिर से कब्जा हो जाता है। क्योंकि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में उस क्षेत्र पर, चूंकि मदुरा में स्वयं सैन्य अभियान पर कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय। और बाकी के इलाकों में हरिहर एवं बुक्का सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। तो इन दोनों के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत को इसने पराजित किया, वीर बल्लाल तृतीय ने। और उस क्षेत्र को एक बार फिर से कब्जा कर लिया और वह क्षेत्र क्या कहलाया? तो विजयनगर। लेकिन 1343 ईस्वी में मदुरै पर दिल्ली सल्तनत का एक बार फिर से कब्जा हो गया और वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु हो गई और होयसल का अंतिम महान शासक समाप्त हो गया। तो इस प्रकार यह समाप्त हो गया पूरा जो होयसल साम्राज्य था। लेकिन अंतिम शासक था कौन? वीर बल्लाल चतुर्थ। वीर बल्लाल का पुत्र मुस्लिमों से संघर्ष जारी रखा और इसकी पराजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा होयसल वंश पर कब्जा, होयसल वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो वीर बल्लाल चतुर्थ जो वीर बल्लाल तृतीय का क्या था? तो पुत्र था। तो इसने मुस्लिमों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंत में इसकी पराजय हुई और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संपूर्ण होयसल वंश पर कब्जा हो गया और होयसल वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। होयसल वंश दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। और एक फैक्ट और याद रखेंगे
कि होयसल जो थे वे कन्नड़ साहित्य, कला और शिल्प में एक महान वंश के रूप में गिने जाते हैं। तो होयसल वंश कन्नड़ साहित्य, कला और शिल्प में महान वंश के रूप में गिना जाता है। तो ये तो था कर्नाटक का होयसल वंश, दक्षिण का एक प्रमुख शक्तिशाली वंश था। इसके बाद हम लोग देखेंगे यादवों के वंश को, चंदेल, चेर और पांड्य वंश को, जो कि राजपूत वंश का एक अंतिम भाग होगा। इसके बाद यह राजपूत वंश समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले राजपूत वंशों के साथ, तब तक